दोस्तों आज ईपीएस 95 पेंशन के उच्च पेंशन के लिए माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा लोकसभा में मुख्य रूप से 4 बातें कही गई हैं। उन चारों बातों को विशेष रूप से आप सुनिए। सैलरी उसको 70 से डिवाइड करने के बाद इसका फार्मूला बनता है। पहले बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे बताते हुए भी अच्छा ही लगता है, लेकिन पहले काफी कम मिलती थी और काफी सारे संघों की मांग थी। यही कारण है कि सरकार में आने के बाद सरकार ने इसको 19 अगस्त 2014 को नोटिफाई किया और 1/9/2014 को सरकार ने न्यूनतम 1000 रुपये किया है। ऐसे में कोई पेंशन के अगर आश्रित हो, उनके कोई परिवार के व्यक्ति अगर रह जाते तो सबको न्यूनतम 1000 मिलेगी। ईपीएस 95 भारत सरकार की एक स्कीम जिसको 16 नवंबर 1995 को लागू किया गया था और इसमें पुरानी स्कीमों का मर्जा किया। इस स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8.33% है और भारत सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है 1.16% है। ये पेंशन जो है ये जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा दिए गए उनके द्वारा अंशदान के न जोड़कर उनके जो मालिक और केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अंशदान से बनती है। अतः जो उसका बीमा का फार्मूला है वो प्राप्त अंशदान के आधार पर ही ईपीएफओ निर्धारित करता है। वर्तमान में यही। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, मुख्य रूप से जो ईपीएस 95 पेंशन के उच्च पेंशन के लिए माननीय लोकसभा में जो माननीय श्रम मंत्री जी हैं उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन से संबंधित जो मामले पे सुनवाई की है, जो बात को रखे हैं अपने विचारों को, मुख्य रूप से 4 बातों पे बात कही है। जो पहले नंबर पे बात है वो है ईपीएफओ को एक विशेष अंशदान जो उनके फंड के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं ताकि ईपीएस 95 पेंशन को पैसे दिए जा सके। दूसरे नंबर पे जो बात हुई है कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन के आधार को बताए हैं कि कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। और जो तीसरे नंबर पे ईपीएस 95 पेंशनर्स के फार्मूले के ऊपर भी बात कही गई है कि जो जितने भी पेंशनर्स हैं उनके फार्मूले की किस प्रकार से फार्मूला लगता है, किस प्रकार से उन्हें पेंशन की राशि दी जाती है, उसके ऊपर बात हुई है। और जो चौथा नंबर पे बात हुआ है वो कमेटी के गठन के बारे में कि समय समय पे इसकी समीक्षा भी होती रहती है और कमेटी का गठन भी हुआ है, जिससे ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में आ रही परेशानियों दिक्कतों को विशेष रूप से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, जिससे प्राप्त अंशदान के आधार पर ईपीएफओ निर्धारित करता है कि ईपीएस 95 पेंशन को कितनी पेंशन की राशि दी जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि एक विशेष जो राशि ईपीएफओ को दी जाती है जिससे ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि से संबंधित मामले को देखा जा सके या ईपीएस 95 पेंशन की जो पेंशन है उसे दी जा सके। कमेटी का गठन ताकि सबका विश्लेषण किया जा सके कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे दिक्कतें नहीं आ रही हैं। पूरी की पूरी मैं वीडियो में पहले भी ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों के बीच में अपडेट कराता रहता हूं और आज की भी अपडेट जो माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन के उच्च पेंशन के संबंध में बात सामने आई है, जो एक मुद्दा एक बार फिर से लोकसभा में उठा है, उसके ऊपर फिर से मैं वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगती है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। अच्छा ही लगता है, लेकिन पहले काफी कम मिलती थी और काफी सारे संघों की मांग थी। यही कारण है कि सरकार में आने के बाद सरकार ने इसको 19 अगस्त 2014 को नोटिफाई किया और 1/9/2014 को सरकार ने न्यूनतम 1000 रुपये किया है। ऐसे में कोई पेंशन के अगर आश्रित हो, उनके कोई परिवार के व्यक्ति अगर रह जाते तो सबको न्यूनतम 1000 मिलेगी, जिसके द्वारा भारत सरकार के फाइनेंस मंत्रालय द्वारा एक विशेष राशि भी ईपीएफओ फंड में दी जाती है। ये पेंशन जो है ये जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा दिए गए उनके द्वारा अंशदान के न जोड़कर उनके जो मालिक और केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अंशदान से बनती है। अतः जो उसका बीमा का फार्मूला है वो प्राप्त अंशदान के आधार पर ही ईपीएफओ निर्धारित करता है। वर्तमान में यही। Honorable member supplementary. Sir, if the amount is not distributed in the proper time, whether it will be given with interest, number one. Sir, another question, it has been recently reported that Ukraine-based cyber security researcher and journalist has claimed that about 288 million personal records containing the full name, bank account number and nominee information of the employees, pension scheme EPS holders of the EPFO have been exposed online before
being taken off the internet. I think if it is true, it's a very serious issue which requires to be investigated and raise Mantri ji, serious questions regarding the effectiveness of the system of EPFO to protect the user data. I would like to know from the Honorable Minister Mani Mantri ji, whether it is true and what are the steps taken by the government, whether any investigation is done and what is the result of the investigation. माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला कि ईपीएफओ फंड के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा डाटा के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है। ईपीएफओ की 225वीं बैठक में ईपीएफओ को क्या जो आईटी सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारे ईपीएफओ के संगठन के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट भी अभी पिछली बैठक में आई है, उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जहां तक इनका ये कहना है कि पेंशन न मिलने के कारण सरकार के द्वारा क्या रिफॉर्म किए गए हैं, मैं आपकी अनुमति से कुछ रिफॉर्म पढ़ना चाहता हूं। ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट हम 99% तक कर रहे हैं। ऑटो क्लेम सेटलमेंट फॉर इलनेस एंड कोविड-19 क्लेम भी हमने किए हैं। कोविड-19 स्पेशल एडवांस सेटल भी हम 3 दिन के अंदर हमने किया है। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट के भी क्विक डिस्पोजल के लिए हमने पूरी स्थिति बनाई है। फैसिलिटी ऑफ डिगी लॉकर फॉर पासबुक और पीपीओ एंड ऑनलाइन पासबुक फैसिलिटी ये भी हमने मेंबर पोर्टल पे उपलब्ध कराई है। ई नॉमिनेशन स्पेशल ड्राइव उसको भी हमने उपलब्ध कराया है। उमंग और खास करके जो शिकायत आती हैं जिसको पीएम ग्रीवेंस के माध्यम से हमने ईपीएफआई जीएमएस और उमंग ऐप के साथ जोड़ा है। लगभग 3000 के करीब शिकायतें आती हैं, उसका विश्लेषण सीपीएफसी द्वारा किया जाता है और एक मासिक स्तर पर मेरे स्तर पर भी बैठक के माध्यम से किया जाता है ताकि हम उसका